हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास जो हमारा है ये 11th है, और चैप्टर बदलती हुई सांस्कृतिक एवं परंपराएं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हमने इटली के पुनरुत्थान और 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच जो इटली का संस्कृति था, ठीक है, यूरोपीय संस्कृति जो था, उनके बारे में हमने बात की है। और आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही, और ये मानवतावाद के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर। तो ज़रूर आप एक बार देखिएगा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। यूरोप में अगर बात करें तो यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय की अगर स्थापना हुआ ना, तो इटली में हुआ। ठीक है, यूरोप में सबसे पहले अगर विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ तो इटली में हुआ। इटली के नगरों में, शहरों में हुआ। ठीक है। और चलो हम दो शहर इटली के हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में जान लेते हैं। एक है पादुआ, ठीक है, और दूसरा है बोलोनिया। ठीक है, इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले वाई बनाइए। ये है रोम, ये है फ्लोरेंस, ये है वेनिस, ठीक है, ये है जिनेवा। ठीक है, तो इटली में आप देखिएगा इटली का फॉर्मेशन थोड़ा सा, तो आप वाई बनाइएगा। ठीक है, और ये पहले आपको नाम पता होना चाहिए जो मैंने अभी बताया हूँ। क्या बताया हूँ? सबसे पहले रोम बताया हूँ, फ्लोरेंस बताया हूँ, वेनिस, ठीक है, और जिनेवा। तो ये चार राज्य याद हो गया, लेकिन हमें याद जो करना है ना, वो पादुआ याद रखना है और बोलोनिया। पादुआ और बोलोनिया कहाँ है? तो बोलोनिया फ्लोरेंस और वेनिस के बीच में है, और पादुआ जे वेनिस के ऊपर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये है बोलोनिया और ये है पादुआ। ये दोनों नगरों की ही जिक्र हम करेंगे, इन्हीं दोनों नगरों की जिक्र करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सही तरीके से समझते हैं। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुआ। ठीक है, और दो नगर इटली के ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा बात करने जा रहे हैं, वो है पादुआ और बोलोनिया। पादुआ और बोलोनिया नगर की मुख्य क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य से संबंधित था। मतलब ये दो नगर ऐसे थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कामकाज जो चलता था वो व्यापार का और वाणिज्य से संबंधित होता था। ठीक है, और यहाँ बड़े स्तर पर व्यापार करने के लिए वकीलों और नोटरियों की आवश्यकता अक्सर पड़ती थी, बहुत आवश्यकता पड़ती थी बल्कि। ठीक है, और आवश्यकता क्यों पड़ती थी? क्योंकि वकील और नोटरी है ना, यही हैं जो कानून को लिखते थे, इसका व्याख्या करते थे और व्यापारियों के बीच में समझौता करवाते थे। ठीक है, और इसीलिए 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोनिया नगर में जो विश्वविद्यालय थे, उस विश्वविद्यालय में कानून शास्त्र का केंद्र बन गया ये दोनों शहर, ये दोनों विश्वविद्यालय। मतलब यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, वो कानून शास्त्र को ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोप था, तो वो वकील और नोटरी का था। ठीक है, तो इसी वजह से ये दोनों विश्वविद्यालय कानून शास्त्र का केंद्र बन गया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नगर जो थे यूरोप के, वो शिक्षा और कला का केंद्र था। तो ये दोनों नगर शिक्षा का केंद्र है, और कौन से शिक्षा का? तो कानून शास्त्र का केंद्र बन गया ये। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि नई शिक्षा कार्यक्रम लाया गया इटली में, और नई शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कानून शास्त्र जो था ना, उसके अध्ययन में बदलाव किया गया इटली में। ठीक है, और कानून शास्त्र में बदलाव क्या किया गया? कानून शास्त्र के अध्ययन में बदलाव क्या किया गया? तो कानून शास्त्र को रोमन और यूनानी संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन किया जाने लगा। यानी कानून शास्त्र के साथ साथ रोमन और यूनानी संस्कृति का भी अध्ययन किया जाने लगा। यानी कि रोमन और यूनानी संस्कृति के अध्ययन करने का मीनिंग क्या है कि रोमन और यूनानी जो संस्कृति के में जो भी महत्वपूर्ण विद्वान रहे थे, ठीक है, उन विद्वानों के द्वारा लिखित
जो महत्वपूर्ण ग्रंथ था उनको अध्ययन करने पर भी बल दिया गया था, ठीक है, जो हम आगे हम पढ़ेंगे। और जो नई शिक्षा का कार्यक्रम नीति जो था ना, जिसके अंतर्गत रोमन और यूनानी संस्कृति को भी अध्ययन किया जा रहा था, तो इस चीज़ का जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, वो फ्रांचेस्को पेट्रार्क कर रहे थे, ठीक है। फ्रांचेस्को पेट्रार्क का मानना था कि रोम सभ्यता और यूनानी सभ्यता एक विशिष्ट सभ्यता है, जिसका अध्ययन किया ही जाना चाहिए, ठीक है, जो हम आगे के पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे। पेट्रार्क के अनुसार रोमन और यूनानी सभ्यता एक विशिष्ट सभ्यता है, इसलिए उन्होंने रोमन और यूनानी विद्वानों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों के अध्ययन पर बल दिया, क्योंकि रोमन और यूनानी जो विद्वान थे इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ मानवीय विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नई शिक्षा जो नीति था, कार्यक्रम जो था इटली का, ठीक है, उसके अनुसार माना जाता था कि अभी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम धार्मिक शिक्षा से नहीं जान सकते हैं, ठीक है। इसी को 9वीं सदी 19वीं सदी के इतिहासकारों ने मानवतावाद का नाम दिया, यानी कि धार्मिक शिक्षा से हम हर चीज़ का ज्ञान नहीं ले सकते हैं और हर चीज़ को जानना है तो हम सिर्फ धार्मिक शिक्षा पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इसे ही 19वीं सदी के जो इतिहासकार थे उन्होंने मानवतावाद का नाम दिया, ठीक है। अब मानवतावाद का जब वर्ड आ ही गया है तो हम जान लेते हैं मानवतावाद का जन्म कहाँ से हुआ। तो देखते हैं, लैटिन भाषा के ह्यूमनिटास, आप देख रहे हैं ह्यूमनिटास शब्द से ह्यूमनिटीज बना है और ह्यूमनिटीज को ही हम मीनिंग निकालते हैं मानवतावाद, ठीक है। और बहुत समय पहले रोम के विद्वान सिसरो जो थे उन्होंने ह्यूमनिटीज को संस्कृति के अर्थ के रूप में प्रयोग लिया था, ठीक है। और 15वीं शताब्दी में मानवतावादी शब्द का प्रयोग उन अध्यापकों के लिए किया जाने लगा जो अध्यापक व्याकरण, कविता, इतिहास और नीति शास्त्र को पढ़ाते थे और ऐसे अध्यापकों को क्या कहा जाने लगा, मानवतावादी, ठीक है। नेक्स्ट है, मानवतावादी विषय में व्यक्ति के उस कौशल के विकास करने पर बल दिया जाता था जिससे किसी भी विषय पर व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद कर सके, ठीक है। यानी मानवतावादी विषय में व्यक्ति जो भी पढ़ता था ना, उसमें उनके व्यक्तियों के उस कौशल के विकास को बल दिया जाता था जो उन्हें किसी भी विषय पर चर्चा और वाद विवाद करने पर मतलब वो आसानी से कर सके। किसी भी शहर की पहचान की अगर बात करें तो किसी भी शहर की पहचान उसकी संपन्नता से या वहाँ के महान व्यक्ति से होता है, ठीक है। संपन्नता यानी कि उस शहर का विकास इतना हो कि लोग उसको पहचाने, उस शहर को आसानी से समझे, ठीक है। और कई बार किसी शहर को हम उस शहर के कुछ महान नागरिक हैं उनके नाम से भी हम पहचान रखते हैं, ठीक है। और रोमन साम्राज्य में, यानी स्पेशली मैं इटली की बात करूँ तो इसमें फ्लोरेंस शहर की बात आया है। फ्लोरेंस शहर की पहचान जो है ना, वहाँ के दो महान व्यक्तियों की वजह से था, ठीक है। पहला था दाते अलीगहियरी, ठीक है, और दूसरा जोटो। ये दो महान व्यक्ति थे जिसकी वजह से फ्लोरेंस को पहचाना जाता था, ठीक है। अब इन दोनों व्यक्तियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। दाते अलीगहरी की अगर बात करें, ठीक है, तो दाते अलीगहरी कौन थे ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो दाते अलीगहरी किसी भी धर्म समुदाय से नहीं थे, फिर भी उन्होंने धार्मिक विषयों पर अपना कलम चलाया था, यानी धार्मिक चीज़ों को लिखा था उन्होंने, धार्मिकता पर अपना बात रखा था, ठीक है। और जोटो की बात करते हैं, जो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्होंने जीते जागते रूप चित्रों का निर्माण किया था और ये चित्र ऐसे थे जो पहले के कलाकारों की तरह बेजान चित्र नहीं था। इन्होंने ऐसा चित्र बनाए थे, ऐसा पेंटिंग बनाए थे जिसमें से ऐसा लगता था जैसे कि कोई व्यक्ति जो बनाया गया है वो अब बोल उठेगा, ठीक है। मतलब इतना बिल्कुल जीवित चित्र बनाया गया था, जीते जागते रूप चित्र बनाया गया था, ठीक है। तो ये दाते अलीगहरी
और जोटो दोनों की महत्वपूर्ण बातें थी जो कहाँ से थे, फ्लोरेंस से थे। तो ये सब मानवतावादी पढ़ाई है, जो धार्मिक शिक्षा के अलावा अन्य शिक्षा दी जाती है ना, उसे मानवतावादी शिक्षा कहलाया गया। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।